एपिलेप्सी का इसमें कॉजेज, सिम्टम्स, ट्रिगर्स, फर्स्ट एड और ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन करने का मेरा पर्पस है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि एपिलेप्सी क्योंकि एक इतनी कॉमन चीज़ है, लेकिन क्योंकि इसकी अवेयरनेस नहीं है, तो मेरी बेस्ट मैक्सिमम पॉसिबल कोशिश होगी कि इसे एज ए बैलेंस में लेके चलूँ। मैंने 2 एम्स है। फर्स्ट एम ये है कि मैं इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करूँ, इसकी सीरियसनेस के बारे में एक्सप्लेन करूँ कि इट्स नॉट अ जोक, और जो सोशल स्टिग्मास के बेसिस पे ये चल रही होती है। और दूसरी ये कि मैं इस तरह भी नहीं करूँगी कि आप लोग ये क्योंकि डिफरेंट डिजीज़ है, तो अगर कोई इसको खुदा ना खास्ता डायग्नोज हुआ हुआ है फैमिली में या खुद है उन्हें, तो वो इसके सिम्टम्स या ये कॉजेज वगैरह सुन के इतने ज़्यादा गिव अप करने के लिए ना हो जाए कि ये तो बहुत बड़ी बीमारी है या कुछ ऐसा है। तो आई होप कि आई वुड बी एबल टू मेंटेन द बैलेंस। ओवर टू यू। Today I'll be sharing my vision, like what is my purpose and goal, और क्या कहते हैं ये सारा जो मैंने एक इंस्टाग्राम के पेज के थ्रू मैंने स्टार्ट किया है प्रोजेक्ट, तो उसका विजन एम भी शेयर करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टू एपिलेप्सी में दूंगी, जिसमें सिर्फ बताना है कि एपिलेप्सी क्या है, इसका ग्लोबल स्टेटस क्या है, कि ग्लोबली कितना कॉमन है स्पेशली इन पाकिस्तान एंड एशियन कंट्रीज। उसके बाद सिम्टम्स, कॉजेज, ट्रिगर्स, फर्स्ट एड, और फिर इसके कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जिससे ये आप डायग्नोज कर सकते हैं और इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है। सो नेक्स्ट, एपिलेप्सी लीड्स इज अ प्रोजेक्ट थ्रू विच आई एम के मैं पाकिस्तान में सोली पाकिस्तान को मैं टारगेट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एज सच अभी तक पाकिस्तान में कोई ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है एज कम्पेयर टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका। तो आई होप के आई विल बी एबल टू अचीव माई विजन। नेक्स्ट इज इंट्रोडक्शन ऑफ एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है। हम लोगों के यहाँ ज़्यादा क्या कहते हैं एपिलेप्सी को न्यूरोलॉजी और मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सेम करते हैं। अब इसमें फ़र्क ये है कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो होती है ना, वो आपके ब्रेन को भी अफेक्ट करती है और आपके नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करती है। अच्छा, अब जो कॉजेज ऑफ एपिलेप्सी है ना, वो या तो होता है कि आपके ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो, कोई ट्यूमर हो, तो उस वजह से हो जाता है, या आपको कभी लाइफ में स्ट्रोक हुआ हो किसी भी टाइप का, चाहे वो हार्ट स्ट्रोक है, हीट स्ट्रोक है, किसी भी तरह का स्ट्रोक हो ना, क्योंकि स्ट्रोक और सीजर में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, तो इट अल्टीमेटली लीड्स टू एपिलेप्सी। मतलब एपिलेप्सी मेडिसिन से प्रिस्क्राइब की जाती है स्ट्रोक पेशेंट्स को। और उसके बाद आपको हेड इंजरी या हेड ट्रॉमा हुआ हो कोई एक्सीडेंट के थ्रू, या आप गिर गए हैं तो आपके सीधा हेड पे जाके चोट लगी है, तो उससे भी आपका ब्रेन, क्योंकि ब्रेन इंजरी और हेड इंजरी ये अल्टीमेटली लीड्स टू एपिलेप्सी। और जेनेटिकली भी ये चीज़ आती है, इस इनहेरिटेड भी हो सकती है, लेकिन इसके बहुत कम चांसेस होते हैं इनहेरिटेड होने के। मोस्टली जो होते हैं वो या तो ब्रेन ट्यूमर, हेड इंजरी, स्ट्रोक, या क्या कहते हैं वो बिल्कुल अननोन कॉज होती है, जैसे मेरी थी वो अननोन कॉज थी, और ये कंटेजियस बिल्कुल नहीं होता। काफ़ी इसके बारे में मिसकंसेप्शन भी है कि एपिलेप्सी इज कंटेजियस, कि वो एक दूसरे को लग सकती है, बट इट्स नॉट ट्रू कि एपिलेप्सी बिल्कुल भी एक दूसरे को लग नहीं सकती। और आपके मतलब प्री मैच्योर ग्रोथ हो या ब्रेन डेवलपमेंट में कोई इशू हो, तो तब भी ये एपिलेप्सी आपसे डायग्नोज हो सकती है। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट ट्रिगर्स ऑफ एपिलेप्सी। ट्रिगर्स ऑफ एपिलेप्सी में सबसे बड़ा जो, अब एपिलेप्सी अगर आपको डायग्नोज हुई है तो सीजर्स जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, उन्हें हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कब और किस टाइम होते हैं, लेकिन हम उन्हें मैनेज इस तरह कर सकते हैं कि हम अगर अपने ट्रिगर्स को हम अवेयर हों उस बारे में, इर्द गिर्द के लोग भी अवेयर हों, और आप खुद भी, सबसे बड़ी बात है कि आप खुद सबसे पहले अवेयर होंगे तो आप अपने सीजर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप जो आता है प्रिकॉशन में भी और ट्रिगर में भी, कि अगर आप दवाइयाँ मिस करें अपने जो आपको प्रिस्क्राइब की गई हैं, क्योंकि इसकी मेडिसिन जो होती है वो रेगुलरली लेनी होती है,
तो अगर आप इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मेडिकेशंस मिस करें तो इट्स अ बिग कॉज, क्योंकि मेडिकेशंस जो है ना वो आपकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ब्रेन में वो कंट्रोल कर रही होती है, तो अल्टीमेटली वही सीजर्स को भी कंट्रोल करते हैं। तो जब आप खुद सोचे, जब आप मेडिसिन कभी ले रहे हैं कभी नहीं ले रहे, तो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी भी डिस्टर्ब होगी, जिसकी वजह से सीजर कॉज हो सकता है। उसके बाद स्ट्रेस इज द सेकेंड मोस्ट बिगेस्ट ट्रिगर ऑफ एपिलेप्सी, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से आपके ब्रेन पे प्रेशर इंक्रीज होता है और सारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिस्टर्ब होती है। हाई फीवर भी हो तो ये कॉजेज में भी आ जाता है कि आपको कभी जिंदगी में बहुत ज्यादा हाई फीवर हुआ और वो अनट्रीटेड रह गया हो, कि नोट ना किया, उसकी वजह से इन्फेक्शन भी डेवलप हो सकती है कुछ भी। तो आप इसका ट्रिगर्स में आप अवॉइड कर सकते हैं कि अगर आपको जैसी हाई फीवर या कोई सिकनेस हो रही है तो उसे एज सून एज पॉसिबल ट्रीट करें। उसके बाद अगर आपकी हेड इंजरी कोई हुई है तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको बाकायदा डॉक्टर से दिखा के उसकी ट्रीटमेंट वगैरह करवाएं, उसको अननोटिस या अनट्रीटेड ना छोड़ें। और लो ब्लड शुगर में भी अगर आप अपना बीपी मेंटेन करेंगे, जैसी बीपी लो फील हो रहा है उसकी प्रिकॉशंस करें, उसके जो भी ट्रीटमेंट्स होते हैं वो करें। और फिर जो मोस्ट आप कह लें कि ये ओनली 3% लोगों को होता है कि वो फोटो सेंसिटिव भी होते हैं। उसमें ये होता है कि आप ब्राइट लाइट्स हों, जैसे डिस्को लाइट्स हो गई या हैवी म्यूजिक हो, शोर बहुत ज़्यादा हो, तो वो आपका अल्टीमेटली हेडेक को करता है इफेक्ट, आपका हेडेक कॉज होता है और उसके बाद जो है वो सीजर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं हेडेक के थ्रू। तो इसलिए जो भी चीज़ आपकी ब्रेन को डिस्टर्ब कर रही हो या आपके हेडेक्स कॉज कर सकती है उससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वही अल्टीमेटली ट्रिगर्स बनते हैं एपिलेप्टिक सीजर्स। उसके बाद डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट में आता है कि 60% पीपल जो है ना वो मेडिकेशंस के थ्रू, ओनली मेडिकेशंस के थ्रू ट्रीट हो सकते हैं। अब इस ट्रीटमेंट से मुराद ये है कि ट्रीटमेंट और क्योर में डिफरेंस है। ट्रीटमेंट ये होती है कि आप जैसे कैंसर है फॉर एग्जांपल, कि आप उसको ट्रीट करवाते हो, उसके पूरे प्रोसेस के थ्रू जाते हो, मेडिकेशंस लेते हो, तो वो ट्रीट हो जाती है। और हमें नहीं पता वो काफी अर्सा, कुछ लोगों को तो दोबारा कैंसर होता भी नहीं है, रिकवर नहीं होता उनका, लेकिन कुछ लोगों को दोबारा भी हो जाता है। तो इसी तरह एपिलेप्सी भी एक क्योंकि ये अनक्योरेबल है, इसका भी कोई क्योर नहीं आया हुआ एपिलेप्सी का। तो जितनी भी मेडिकेशंस है वो सिर्फ आपको असिस्ट और ट्रीट करने में है, बाकी आप खुद अगर आप ट्रिगर्स वगैरह अवॉइड करें तो आप सीजर फ्री लाइफ गुजार सकते हैं। अब इसके जो डायग्नोसिस होता है जो डॉक्टर्स आपको करते हैं, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगी कि ये जो मैं डायग्नोस्टिक टेस्ट बता रही हूँ ये हम खुद से प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते और आप खुद से नहीं कर सकते, या आप न्यूरोलॉजिस्ट या किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं तो वो प्रिस्क्राइब करेंगे। सिर्फ एक ओवरव्यू है कि आप कौन कौन से टेस्ट आपको कहेंगे। एक तो फिजिकल एग्जाम होता है कि न्यूरोलॉजिस्ट आपको खुद चेक करता है, अपने वो क्वेश्चंस पूछते हैं, और न्यूरोलॉजिकल एग्जाम में टेस्ट आ जाते हैं। एक होता है आपका ECG, उसमें सारी हार्ट रेट्स और सब करते हैं। एक होता है EEG। EEG में बेसिकली ये होता है कि वो आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द ब्रेन को मॉनिटर करते हैं फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि किस टाइम पे आके आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो बूस्ट कर रही है या डिसरप्ट हो रही है। और सिटी स्कैन्स और ये इमेजिंग टेस्ट वगैरह होते हैं देखने के लिए कि अगर आपकी कोई ब्लीडिंग ना हो रही हो, ब्रेन इन्फेक्शन ना हो, कोई ट्यूमर ना हो, और ब्लड टेस्ट वगैरह भी कुछ होते हैं। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि एपिलेप्सी फर्स्ट एड। हमारे यहाँ क्या कहते हैं, अगर फॉर एग्जांपल हो भी जाए किसी को सीजर, तो ज़्यादातर यही कहा जाता है कि जिन भूत आ गया या कोई मतलब दौरा पड़ रहा है या कुछ हो रहा है तो सब पीछे हट जाते हैं। लेकिन इसकी अवेयरनेस क्रिएट करना इतना इम्पोर्टेंट है कि आप अगर किसी को एपिलेप्सी फर्स्ट एड दे रहे हो तो आप उनकी लाइफ भी बचा सकते हो और उनको पॉसिबल इंजरी से भी बचा सकते हो। जैसे आपने देखा है कि मैंने जो सिम्टम्स और साइंस बताए थे, स्टेजेस बताए थे, कि अगर वो अकर होना शुरू हुए किसी बंदे में, तो पहला स्टेप तो ये होगा कि आप उनके इर्द गिर्द जितनी भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स हैं या कोई भी चीज़ जो उन्हें हार्म कर सकती है वो रिमूव कर दें और उनके सर को एलिवेट करें। एलिवेट से मुराद ये है कि या तो आप मतलब सर ऊंचा कर दें, चाहे उसके नीचे आप तकिया रख दें, पिलो रख दें, कुछ भी रख दें, उसका सर एलिवेट रहना चाहिए ताकि ब्लड फ्लो जो है वो नॉर्मल रहे। और थर्ड स्टेप ये है कि उसके अगर माउथ में कुछ है, फॉर एग्जांपल अगर खाना सा खाना खाते हुए या कुछ पीते हुए हो जाता है या वैसे कुछ माउथ में, तो वो निकाल दें ताकि वो स्वेलो ना हो या फंसे ना गले में, क्योंकि जर्क्स पड़ रहे होते हैं।
और फोर्थ स्टेप में ये आता है कि राइट साइड पे उन्हें कर दे, ताकि अगर कोई भी वॉमिट या सलाइवा या कोई भी ऐसी चीज़ है तो वो बाहर निकले, वो अंदर ना जाए, क्योंकि उससे सफोकेशन या आपकी वो सांस की नाली में जाए तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और जैसे वो जर्ग्स ख़त्म हुए हैं, आप देख रहे पोस्ट इक्टल स्टेज आ गया है कि जिसमें वो आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस में आ रहे हैं, तो उनको असिस्ट करें, उनको मतलब क्वेश्चंस वगैरह फ़ौरन ना स्टार्ट करें, उनको असिस्ट करें, उनसे फ़ोन नंबर वगैरह जब वो थोड़ा आ जाते हैं, अगर तो वो अकेले में, तो उनसे फ़ोन नंबर वगैरह पूछा, और उनको जब वो बेटर स्टेट में हो तो फिर उनको कुछ पानी वगैरह या कुछ ऑफर करे। फ़ौरन ही पानी वगैरह नहीं करना, क्योंकि बॉडी इतनी एग्जॉस्ट हुई होती है कि वॉमिटिंग और इस तरह के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर सीजर जो है ना, ये जो मैंने बताया नर्व डिस्कनेक्ट होती है, इट ओनली लास्ट फॉर 2 to 3 minutes मेजॉरिटी केसेस में। लेकिन अगर ये 5 मिनट से ज़्यादा हो रहा है तो वो एक मेडिकल इमरजेंसी हो जाती है, तो उसमें आपको एम्बुलेंस को कॉल कर देना चाहिए। नाउ आई विल टेक एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनी ऑफ यू। मुझे लोगों ने दिए। So how long have you been living with epilepsy? किसी ने पूछा कि आपको कितना टाइम हो चुका है epilepsy को, like आपको diagnosis हुआ, and what was the reaction like this? Someone wanted that. मुझे एपिलेप्सी डायग्नोज हुए हुए 1 year हो चुका है, और अल्हम्दुलिल्लाह विद द प्रॉपर मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट आई एम सीजर फ्री। मुझे अभी तक 1 साल के बाद कोई सीजर नहीं हुआ। और इससे कोप अप करने का बेस्ट तरीका ये है कि उसकी भी बहुत डिटेल है, वो मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। लेकिन जो मेन चीज़ें हैं कोप अप करने के लिए वो ये है कि पहले तो आप अपने दिमाग में बिठा लें कि आपने खुद इस चीज़ को लेके चलना है और लाइफस्टाइल में अडेप्ट करना है। कोई भी चीज़ हो, जैसे सिर्फ ये बीमारी में नहीं होता, अगर कोई भी नॉर्मल रूटीन से हट के चीज़ आपके साथ हो तो आपका बेस्ट जो आप कर सकते हो वो यही होता है कि उसके साथ अडेप्ट करके चलो। तो अडेप्ट करने में ये होता है कि जैसे जो ट्रिगर्स हैं उन्हें अवॉइड करें। फॉर एग्जांपल अगर नींद है, फॉर एग्जांपल स्लीप, तो स्लीप स्केड्यूल मेरा, क्योंकि मैंने जो अपना बिगेस्ट ट्रिगर देखा वो एक हीट को देखा कि गर्मी ज़्यादा हो जाए और एक नींद डिस्टर्ब हो। तो मेरा कोप अप करने का तरीका बेस्ट यही है कि मैं अपनी नींद को प्रॉपर रखती हूँ, मेडिकेशंस नहीं मिस करती, जो चीज़ें मुझे ट्रिगर करती हूँ उन्हें अवॉइड करूँ, और इसको कॉन्फिडेंटली लेके साथ चलना है। ये नहीं देखना है कि सोशल स्टिग्मास क्या है, उल्टा आप, मेरा जो बेस्ट कोपिंग मैकेनिज्म अभी तक रहा है ना वो यही रहा है कि जब से मैंने स्टार्ट किया इस एपिलेप्सी अवेयरनेस का काम करना और इसको लेके चलना, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है, आप लोगों से मिलते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर कोई ये करे, ऑल्दो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर लोग करें, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएं। लेकिन कोप अप करने के लिए बेस्ट चीज़ यही है कि आप अपने लाइफस्टाइल को जितना अडेप्ट करके लेके चल सकते हो वैसे चलें। ओके बेस्ट। अच्छा, अब वी हैव मोर क्वेश्चन। सो ओके, किसी ने पूछा कि कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशन लाइक टेल के एपिलेप्सी अगर किसी को लैग हो, लाइक व्हाट शुड डू ऑन द। सॉरी आपकी वॉइस नहीं क्लियर हो रही। अब आवाज आ रही? Can you hear अब me? आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, अब किसी ने पूछा है कि जब एपिलेप्सी हो रही है, लाइक ऑन डेली बेसिस किसी को अटैक हो रहा है, कि एट द मोमेंट व्हाट शुड वी, लाइक बात पर आपने डिस्कस भी किया, बट ऑन द स्पॉट अगर हमारे पास कोई चीज नहीं है, हमारे मतलब आपने कहा नीचे कवर रख दो, थोड़ा सा सब कर दो, टू सम एक्सटेंट वी डोंट हैव सम काइंड ऑफ अ स्टफ, सो व्हाट वुड शी डू? अच्छा, इसका बेस्ट ये, हाँ बिल्कुल ऑथेंटिक क्वेश्चन है, क्योंकि काफ़ी टाइम ये होता है कि ये चीज़ कहीं पे भी हो सकती है और आप किसी के भी काम में क्रॉस हो सकते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, स्कूल हो, मार्केट हो, कोई भी जगह हो। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि अक्सर लोग, या तो अगर आप फॉर एग्जांपल हमारा ये रिएक्शन होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को, आप जैसे अगर वो बंदा जर्क्स ले रहा है या कुछ ले रहा है तो हम उसे रिस्ट्रेन करने की कोशिश करते हैं, उसके हाथ पाँव पकड़ते हैं ये वो, तो क्योंकि हमारा ब्रेन बॉडी को बिल्कुल छोड़ चुका होता है, कंट्रोल में नहीं होता, तो बॉडी फुल प्रेशर से, उसमें फुल प्रेशर होता है, तो आप अगर अपना भी प्रेशर अप्लाई करेंगे तो आप उनको इंजरी हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने देखा है कि कोई इंजरी पहुंचाने वाली चीज़ है, हार्मफुल चीज़ें हैं, शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं, तो वो हटा दें, और अगर कुछ भी सर पे नीचे रखने के लिए नहीं है तो उन्हें राइट साइड पे फ्लिप करके उनका सर बस उठाए रखें, बेशक वो हाथ से उठाए रखें
या नीचे कुछ भी मतलब मिले, सॉफ्ट हो, लेकिन वो क्या उस सर पे चोट ना पहुंचे। सर बेसिक एम जो होता है ना, वही होता है कि आपको, क्योंकि फॉल होते हुए भी अगर आप बचा ले, लेकिन ऑब्वियसली जब कोई बंदा गिरता है और इतना अचानक गिरे तो नहीं हो पाता। तो उसका बेस्ट तरीका ये है कि अगर क्या कहते हैं, आपको समझ आ रही है कि जैसे उनकी इंफॉर्मेशन कोई रखी हुई है, और मैं ये उनको भी कहूंगी कि जिनको अगर आप जानते हैं या जिनको खुद एपिलेप्सी है, तो बेस्ट तरीका ये कि वो अपने पॉकेट्स में या कहीं पे कोई चेट्स या मोबाइल फोन्स में पूरी इंफॉर्मेशन रखें अपनी, कि आप एपिलेप्सी पेशेंट हैं, आप कौन सी मेडिकेशन लेते हैं, और इमरजेंसी फ़ोन नंबर रखें, चाहे वो आपके मदर, फादर या सिबलिंग्स का हो, कि अगर कोई और जो साथ है वो आपको असिस्ट कर सके, तो या तो आप एम्बुलेंस को कॉल कर दें, या अगर कोई आपके पास जानने वाला फ़ोन नंबर है तो उनको कॉल कर दें ताकि वो उनके असिस्टेंस को पहुंच सके। कैन यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन? अच्छा, बेसिकली ऑन द सिंपल नोट, इन सिंपल से ये है क्वेश्चन कि आपको अगर आपकी फ्रेंड को एपिलेप्सी है एंड शी माइट बी लाइक फेसिंग दिस इश्यूज, लेकिन हम लोगों को कैसे इससे अवेयर कर सकते हैं दैट दिस इज द पर्सन ऑफ एपिलेप्सी, क्योंकि अब आपने हम टू सम एक्सपीरियंस विद अवेयरनेस, इवन आई डोंट नो अबाउट द डिफरेंट स्टफ, तो हम ऐसे कौन से एक्ट कर सकते हैं जिससे हम लोगों को बता सके कि फाइन दिस इज अ पर्सन हैविंग एपिलेप्सी, तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइक हम लोग कोई जगह मान सकते हैं या सम काइंड ऑफ एनीथिंग दैट सजेस्ट कि ऐसा होना चाहिए? अच्छा, एपिलेप्सी जो है ना, इसे इनविजिबल डिसेबिलिटीज में भी इंक्लूड होती है, क्योंकि ऑब्वियसली जो ये ऐसी डिजीज है कि अगर आप वैसे देखो किसी को, तो आप नहीं डायग्नोज कर सकते, आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि इस पर्सन को एपिलेप्सी है या नहीं है। अगर मैं अपनी फ्रेंड की एग्जांपल लूँ कि अगर मेरी कोई फ्रेंड है जिसको है, तो मैं ये कर सकती हूँ कि पहले तो मेरी फ्रेंड की इजाज़त हो, या जो खुद एपिलेप्सी पेशेंट है वो इतना मतलब कॉन्फिडेंट हो कि आप मतलब बताएं कि अगर आपको है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ का मैटर है। फॉर एग्जांपल अगर स्कूल या यूनिवर्सिटी या कॉलेज में आप हैं, तो अगर सबको नहीं बताना तो आप अपनी क्लोज फ्रेंड या किसी टीचर को बता के रखें कि इन केस अगर कुछ हो जाए तो वो आपकी हेल्प कर सके। और उसके बाद दूसरा ये है कि ये इनविजिबल डिसेबिलिटीज में इसलिए क्योंकि आप क्या कहते हैं, जब नहीं डिफरेंशिएट कर सकते, तो वैसे तो जो फॉरेन कंट्रीज है उसमें तो उन्होंने रिस्ट बैंड्स अपने मेडिकल रखे हुए हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा और अट्रैक्टिव आइडिया रखता है कि उनके वो वहीं पे सारी इंफॉर्मेशन होती है, और वो बैंड करते साथ ही ना कोई रिकग्नाइज कर लेता है। और जहाँ तक वो बात हुई कि अगर हाईलाइट नहीं करना चाह रहे, तो मेरा मकसद सारा ये एपिलेप्सी अवेयरनेस क्रिएट करने का यही है कि हम इतना सेफ इन्वायरमेंट में इसमें फील करें कि हमें इसे छुपाने की या हाईलाइट ना करने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि अगर तो ये विजिबल डिसेबिलिटी होती तो आप अगर इसे छुपाना चाहें भी तो चलो लोगों को पता चल जाता है, तो आप इससे कोप अप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये आपका हेल्थ का मैटर है, अगर आप नहीं बताएंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि अगर आप शो करें या खुद बताएं, मतलब क्लोज फ्रेंड या किसी भी बंदे को बता के रखा हुआ हो, तो तब आपकी कोई हेल्प कर सकता है। वरना जब किसी को पता ही नहीं होगा कि आपको कोई प्रॉब्लम या इशू है और अचानक आपको अटैक हो गया, तो फिर वो हेल्प कर नहीं सकता। लाइक वी हैव वन मोर क्वेश्चन। अच्छा, इसमें अभी आप बता सकते हैं कि हमको जब ये पूरा एक्सपीरियंस सारी चीजें हो रही है, तो सोसाइटी की ऑब्वियस बात है, ये मोस्टली हमारे नहीं जाता, नहीं किया जा रहा, तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। इन सो हाउ यू कैन गिव सम एडवाइस कि इसको फैटली आपको अगर एक डिजीज है, आप इसको किसी के, तो उसमें किस तरह मोटिवेट रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, समझ लाइक दिस, आप क्या एडवाइस देना चाहते कि इसके साथ किस तरह हम आगे लेके चीजों को हम मोटिवेट करते हैं? अगर हाँ, टू एक्सेप्ट सम एक्सटेंट यू नो सोसाइटी नोज हमारे पास, तो व्हाट आर योर थिंक्स अबाउट इट? मेरी एडवाइस ये होगी कि सबसे पहले आप खुद मैंने जैसे बार बार रिपीट कर रही हूँ कि एक आप खुद इतने कॉन्फिडेंट हो और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हो, तभी आप जाके इस चीज़ को कोप अप कर सकते हो। और इट्स नॉट एन ईजी थिंग, अगर किसी को ये है तो उसको एक्सेप्ट करके ऊपर से सबको बताना और शो करना, और इस चीज़ को हमारी सोसाइटी में स्पेशली लेके चलना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट थिंग। लेकिन मेरे भी, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बात करूँ, तो मेरे पेरेंट्स ने इतना मतलब स्ट्रॉन्ग
स्टैंड लिया था कि उन्होंने ही जब डायग्नोज हुआ तो फैमिली में बता दिया। तो उसके बाद फिर मेरे में भी हिम्मत आई कि अगर मैं, और फिर मैंने भी यही जब पढ़ा और सब किया कि मैं अल्टीमेटली ये हमारी हेल्थ का ही मैटर है, तो अगर मैं किसी को बताऊंगी नहीं या कुछ करूंगी नहीं तो मेरी कोई हेल्प भी नहीं कर सकता और ना ही मैं किसी और की हेल्प कर सकती हूँ। पहले जब मैंने अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू की तो मेरा ये भी एम था कि चलो मैं एनोनिमस होके ना अवेयरनेस क्रिएट करती हूँ कि लोगों तक एटलीस्ट बात तो पहुँचना स्टार्ट होगी। लेकिन फिर मैंने वही कहा कि अवेयरनेस में मैं यही बताना चाह रही हूँ ना कि आपने सोसाइटी को इतना सोचना नहीं है और जो लोग क्या कहेंगे, कि ये वाली जो हमारी सोसाइटी में चीज़ है ना कि लोग क्या कहेंगे, इसकी वजह से खाली बीमारियों में नहीं, ये बहुत से इश्यूज क्रिएट होते हैं इससे, और इतना प्रेशर वगैरह, स्पेशली हमारे जो आजकल की यूथ और टीनेज वाली सेक्टर है। तो इसलिए इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप खुद, जब आपने एक्सेप्ट कर लिया होगा ना, तो आप में एक ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस खुद ही आ जाता है कि आपने इस चीज़ को लेके चलना है और अडेप्ट करना है लाइफस्टाइल। कुछ चीज़ें होंगी जो आप नहीं कर सकोगे, चाहे वो टेम्पररी हो वो परमानेंट हो, लेकिन आपने खुद डील करना है कि सोसाइटी में हमने अपनी जगह खुद कैसे बनानी है, क्योंकि हर कोई भी आपके लिए नहीं काम करके देगा। अगर आपने अपने, चलो फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, पेरेंट्स या फैमिली को बता भी दिए कि मुझे ये चीज़ है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सपोर्ट करें, तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मोरल वर्बल सपोर्ट दे सकते हैं, इमोशनल सपोर्ट दे सकते हैं, इवन के फाइनेंशियल सपोर्ट भी कोई दे सकता है। लेकिन आपको कोई पूरी लाइफ के लिए आपको लेके नहीं चल सकता कि अच्छा अब तुम ये कर लो, अब तुम ये कर लो, अब तुम ये कर लो, आपको खुद करना पड़ेगा। तो मैंने जो खुद प्रैक्टिकली अप्लाई कर रही हूँ और करने की कोशिश करती रहती हूँ वो यही है कि इसको कॉन्फिडेंटली लेके चलना है, तो ऑटोमेटिकली सारे ना मसले हल होना शुरू हो जाते हैं, सारे डाउट्स क्रिएट जो आपके दिमाग में हुए होते हैं वो जाना शुरू हो जाते हैं। कि अब जब मैंने, अगर फॉर एग्जांपल अभी किसी को ना बताया हो, या मेरे कॉन्टेक्ट्स में भी एक हैं जो जिनसे मेरा कॉन्टेक्ट हुआ कि उन्होंने किसी को नहीं बताया हुआ, तो उसकी अगर मैं लाइफ में देखूं तो यही मसला नजर आता है कि एक जो चीज़ प्रॉब्लम नहीं भी क्रिएट होनी होती ना, वो उस वजह से क्रिएट हो जाती है कि लोग क्या कहेंगे या इस सोसाइटी हमें एक्सेप्ट कैसे करेगी। हमें तो फिर शुक्र करना चाहिए, और ये तो है भी इनविजिबल डिसेबिलिटी कि अगर आप जब तक कोई बताओ ना आप खुद मुंह से, तो किसी को इतना पता भी नहीं चलेगा अगर आपको कोई अटैक वगैरह नहीं होता। तो हमें फिर भी, मतलब मैं तो इस चीज़ की बहुत ग्रेटफुल होती हूँ कि हमें फिर वो है जिनके खुदानास्ता कोई डिसेबिलिटी होती है या वो ब्लाइंड होते हैं, कुछ होते हैं, तो उनकी लाइफ तो और ज़्यादा मुश्किल होती है सोसाइटी में उनको अपनी जगह बनाने की। लेकिन क्योंकि अवेयरनेस अब आजकल का मॉडर्न टाइम्स हैं और अवेयरनेस काफ़ी क्रिएट हो गई, तो उन्हें काफ़ी सपोर्ट भी मिल रही है। एपिलेप्सी में अभी थोड़ा सा इशू इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके बहुत बड़ा हिस्ट्री और बैकग्राउंड हमारे कल्चरल चलता आ रहा है सोसाइटी में, कि इससे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शंस और मिथ्स अटैच है, तो तभी इतनी सपोर्ट भी नहीं है सोसाइटी में, ना ही अवेयरनेस है। तो इंशाल्लाह अगर हम खुद स्टेप, एक एक बंदा भी स्टेप लेगा ना, तो हम कर सकते हैं क्रिएट अवेयरनेस। ओके, तो आपने अपना कोई लाइफस्टाइल चेंज किया आपने फिर डायग्नोसिस या एपिलेप्सी की वजह से? हम लोगों के साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, इवन विद हैविंग अ वेट इश्यूज और समथिंग, तो हम अपना पूरा वी डू द एक्सरसाइजेस, हम कुछ मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी डाइट पहले चेंज करना शुरू कर देते हैं। सो डिड यू थिंक कि आपको पता चला कि डायग्नोस हुआ है तो मुझे अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहिए, लाइक एक्सरसाइज के जो बच्चे हाई वॉक के लिए नहीं करते, ठीक है, वो ज्यादा टाइम स्नैक एंड ऑल दीज वीडियो, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ज्यादा यूटिलाइज करते हैं, सारा दिन बैठे रहेंगे, लेट नाइट मूवीज एंड जंक्स एंड ऑल दैट। आपने कोई अपना लाइफस्टाइल चेंज किया टू सम एक्सटेंट आफ्टर नोइंग दैट यू हैव दिस डिजीज? एक चीज जो मतलब अभी फिलहाल जो मुझे रिस्ट्रिक्शन लगती है कि मैंने काफ़ी चीज़ों को अडेप्ट और कर लिया है लाइफस्टाइल में कि कैसे लेके चलना है, लेकिन ड्राइविंग का इशू थोड़ा हुआ था शुरू में, क्योंकि इसमें ड्राइविंग क्योंकि डेंजरस इसलिए कर तो सकते हैं ड्राइविंग, वो तो अगर आपने सीख लिया तो हर बंदा कर सकता है, लेकिन इसका डेंजर ये है कि आप अगर आपको खुदा ना खास्ता ड्राइविंग करते हुए अटैक हो जाते हैं तो सिर्फ आपकी जान नुकसान में नहीं जाती, अगले की भी आ जाती है कि खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए या कुछ। तो मैं जब अभी डायग्नोज होने से पहले ना, मतलब मैं रोज सुबह जाती थी ड्राइविंग सीखने के लिए, और ये वो ऑलमोस्ट मैंने सीख भी ली थी, सिर्फ रिवर्स रह गया था। तो उसमें फिर मुझे वो टाइम भी थोड़ा अडेप्ट करने में मुश्किल लगा कि अच्छा ड्राइविंग, फिर भी मैंने ये सोचा कि आजकल तो हमारी इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं
एप्स क्रिएट हो चुकी हुई हैं और इतने सर्विसेज हैं कि हम ऊबर एंड ड्राइव कुछ भी करा के मतलब हम रिस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते इससे। आप कोई भी आपको बीमारी हो, कोई भी आपको डिसेबिलिटी हो या कोई भी मुश्किल हो, बीमारी और इनको छोड़ के भी अगर आपको कोई भी मुश्किल है तो वो आप ये ज़हन में अगर बिठा लेंगे ना कि आपकी ये चीज़ आपको रिस्ट्रिक्ट करेगी और उसके बाद आप कुछ कर नहीं सकते, तो आप फिर बैठे रहोगे। मेरे जब टाइम में मतलब मैंने जब ये किया ना तो जाहिर बात है शुरू में तो एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। तो जब मुझे डायग्नोज हुआ तो काफ़ी चीज़ें मैंने अपने माइंड में ना रिस्ट्रिक्ट कर ली थी कि अब मैं ये भी नहीं कर सकती, अब मैं ये भी नहीं कर सकती, क्योंकि कुछ डॉक्टर्स थे वो या तो एक्सट्रीम बता रहे थे कि प्रिकॉशंस इतनी सिवियर बता दी थी उन्होंने कि रात के फंक्शंस नहीं अटेंड करने, शादियाँ कॉन्सर्ट वगैरह नहीं करने। तो मैं तो बिल्कुल ही होपलेस टाइप हो बैठ गई कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टाइम के साथ मैंने देखा कि अगर मैं अपने ट्रिगर्स को अवॉइड करूँ, अपनी सीरियल मेडिसिन को रेगुलरली लूँ तो मैं सारी चीज़ें कर सकती हूँ। मैंने शादियाँ भी उसके बाद 2-3 शादियाँ अटेंड कर ली हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ। तो इसमें यही है कि जितना आप क्या कहते हैं अपने आप को लेके ईजी लेके चीज़ों को चलेंगे ना, नॉर्मलाइज करके चलेंगे। अब एपिलेप्सी अवेयरनेस क्रिएट करने का मैंने शुरू में भी यही बताया था कि मेरा मकसद ये है कि इसको नॉर्मलाइज भी करूँ कि ये इतनी मतलब ऐसी बीमारी नहीं है कि जो आपको रिस्ट्रिक्ट कर दे और आप बिल्कुल घर के अंदर बंद होकर बैठ जाओ या कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन इसकी सीरियसनेस को भी बताना है कि ये एक सीरियस कंडीशन है, इसको इट नीड्स अवेयरनेस के इसको लोग एड्रेस किया जाए, स्पेशली हमारा अगर पाकिस्तान का हेल्थ सेक्टर जो है तो बैलेंस में लेके लाइफ को चलेंगे तो फिर हो जाता है। ओके, सो आपको कोई इफेक्ट पड़ा? आपने अपनी फैमिली को बताया, फ्रेंड्स को बताया, तो उससे उन्होंने देखो जब आप कोई इसके बारे में बताते हैं तो दे हैव अ वियर्ड रिएक्शन। तो किसी भी आपके फ्रेंड फैमिली का कोई बुरा रिएक्शन हुआ और आपसे दूर रहने की कोशिश करें कि हमारे मतलब हम तुम्हारी कोई नहीं है, क्योंकि जब हम इस चीज में होते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है कि हमें चीज डायग्नोज है। इवन कुछ छोटी सी भी चीज होती है तो हमारी जो फ्रेंड्स होती है उनसे लाइक बैड रिएक्शन कि आपके पास माइंड खत्म हो गई एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ आवर टीम और समथिंग लाइक दैट। सो ऐसा रिएक्शन जो आपकी फैमिली में, कजन्स ने या फ्रेंड्स ने आपको दिया? फैमिली ना सपोर्टिव रही। फ्रेंड्स में ऐसा हुआ था कि जब डायग्नोज होना मैंने बताया, मुझे खुद भी अवेयरनेस नहीं थी, तो मैंने जाके अपनी फ्रेंड्स में बताया ना तो उन्हें भी नहीं पता था, मेजॉरिटी को नहीं पता था कि ये चीज़ क्या होती है। तो एक ने मुझे अगले दिन आके कहा कि तुम्हें पता है इससे तो मिर्गी कहते हैं। मैंने कहा अच्छा वो क्या होता है? तो उसने मुझे फिर सारा एक्सप्लेन किया कि इसके साथ तो ये बातें जुड़ी हुई हैं, तो तुम बता रही हो सबको ये वो। तो वहाँ से ना फिर मुझे पता चलना शुरू हुआ कि ये असल में चीज़ है कि मैं तो सिर्फ इसे मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही थी। तो उससे फिर मेरी एक जो दोस्त का भी मैंने बताया वो मुझे मिली, उसको भी एपिलेप्सी थी। तो जब मैंने उससे भी पूछा कि तुम छुपा क्यों रही हो, तुमने बताया वो क्यों नहीं था, तो उसने कहा कि यार यही तो वजह है, तुम्हें पता नहीं है ये वो। तो वो मेरे लिए थोड़ा काफ़ी शॉकिंग था कि कुछ फ्रेंड्स ने भी थोड़ा हुई हेजिटेट हुई, क्योंकि उनके लिए भी ऑब्वियसली न्यू चीज़ थी। हम उनको भी नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि जब अवेयरनेस ही ना हो, किसी चीज़ का पता ना हो, और स्पेशली अगर नेगेटिव इमेज क्रिएट हुआ वो ऑलरेडी सोसाइटी में, तो एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये है कि मेरी काफ़ी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मुझे थ्रू आउट बहुत सपोर्ट किया, और मैं तो कहती हूँ कि आई एम वेरी लकी कि अगर मुझे इतनी सपोर्ट वगैरह मिली है, वरना मैंने काफ़ी स्टोरीज और एक्सपीरियंसेस लोगों के सुने हैं कि उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल आई, उनको फैमिलीज़ की तरफ से आई ये वो। लेकिन मैं इसमें यही कहना चाहूँगी कि आपका कोई भी डिसीजन हो ना, आप अपने लोगों के ओपिनियन को ना, चाहे वो आपके अपनी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, उनको अपने ऊपर हावी होना है या अपने ऊपर अफेक्ट करने को ना, वो आपके कंट्रोल में होता है कि आप दूसरों की बातों को कितने ऊपर अपने ऊपर अफेक्ट करना है। तो एक जगह दूसरों के ओपिनियन सुनना अच्छी बात है। अब जैसे मैंने ओपिनियन सुने तो मुझे आइडिया हुआ कि ये अच्छा ये चीज़ है। अगर तो मैं इसको इग्नोर कर देती और मैं कहती नहीं नहीं ये तो मेडिकल बस चीज़ है, ऐसे ब्रेन डिसऑर्डर है, तो वो फिर ये चीज़ समझ में नहीं आती मुझे। तो मेरी फ्रेंड्स ने काफ़ी मुझे इसमें यही सपोर्ट किया कि उन्होंने मतलब बिल्कुल मुझे नॉर्मल लेके, क्योंकि जब मैंने उन्हें अवेयरनेस दे दी, उन्हें मैंने सारा डिटेल में बताया कि ये चीज़ क्या होती है, तो उन्हें भी ये चीज़ नॉर्मल लगी कि हाँ जैसे बीपी शुगर ये चीज़ें हो जाती है तो ये भी है, तो ठीक है ऐसे लेके चलना है। अब वो जो सोसाइटी है लोग क्या कहते हैं वो बाद में देखा जाएगा। तो अपने लिए स्टैंड लेना, खुद लेंगे स्टैंड तो फिर सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी।
नहीं, मेरे कुछ मसाइल हैं हेल्थ के मतलब। यस। जी बताएं। जी, एक तो मेरा जो एंजाइटी का है ना वो मसला है, ओवर थिंकिंग। ये जो है ना मेरे मेजर इशू है। ओवर थिंकिंग में बहुत मुझे थिंकिंग होती है, हर वक्त थिंकिंग होती है। और एंजाइटी मुझे जो है ना अकेले कहीं भी जाने से डर लगता है, कहीं भी जाने से मतलब अकेला कहीं भी नहीं जा सकता। बहुत सी जॉब्स के ऑफर आए ऑन साइड, लेकिन इसी वजह से मैं नहीं जा पाया। उसके बाद जो छोटी मतलब कम से कम गर्मी और सर्दी भी मुझे बर्दाश्त नहीं होती। उससे भी मतलब मेरा ब्रेन जो है ना वो काम करना छोड़ जाता है, मतलब ब्रेन को चक्कर आते हैं। जो भी जहाँ ज़्यादा भूख लगती है तो अगर मैं खाना ना खाऊं टाइम पे, जैसे 2 हो गए टाइम, ठीक है, तो 2 के बाद मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती, तो डायरेक्ट दिमाग जो है ना काम करना छोड़ जाता है, डायरेक्ट ब्रेन में दर्द होता है। पहले तो मैं आपको सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि थैंक यू कि आपने स्टेप लिया और क्या कहते हैं बताया। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि पहले तो डॉक्टर को करके उनसे क्लियर अप करें कि ये जो आपके हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं और ये इसको कैसे कोप अप करना है और क्या मेडिकेशंस हैं। उसके बाद अगर ये जो सोसाइटी और ये जो एंजाइटी और इस चीज़ से रिलेटेड मैं ये कहना चाहूँगी कि आई कैन रिलेट अलॉट कि मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत हुई है। जैसे मेरे साथ भी ये है कि मैं गर्मी बर्दाश्त करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। ये हर पेशेंट पे डिपेंड कर रहा होता है। एपिलेप्सी में ज़रूरी नहीं कि हर किसी को गर्मी का होता है, लेकिन मेरे में ये था क्योंकि मुझे जब भी अटैक हुआ तो वो गर्मी के सीज़न के उसमें हुआ था। तो अब मैंने कॉलेज में क्या स्टार्ट किया है कि वैसे तो ये बहुत ट्रेंड है कि यूनिवर्सिटी में भी लोग अम्ब्रेलाज़ वगैरह लेके जाते हैं। तो क्योंकि मैंने किसी को नहीं देखा था, ना ही मेरे कॉलेज में थी कि धूप से बचने के लिए अम्ब्रेला लेके जाए। अब वो तो वही बात आ जाती है ना कि ओ ये तो नाजुक है या ये बहुत बड़े घर से होगी ना तो तभी अम्ब्रेला लेके जा रही है, ये कर रही है। तो शुरू में मैंने इसकी वजह से मतलब काफ़ी सफ़र भी किया कि मैं जानबूझ के अम्ब्रेला नहीं लेके जाती थी। कि यही इस चक्कर में एंग्जायटी में कि लोग क्या कहेंगे, या बाहर ही नहीं निकला जाता था कि मतलब अब मैं कॉलेज जा रही हूँ और मैं जाती भी वैन के थ्रू थी, तो वैन में वैसी जगह नहीं होती। तो मुझे होता था कि एक तो लड़कियां क्या सोचेंगी मेरे बारे में, मतलब हालांकि मैं बता चुकी थी कि मुझे ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी इतनी एंग्जायटी और ये चीज़ और ये एपिलेप्सी से रिलेटेड ये जो इश्यूज है, एंग्जायटी वगैरह, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। तो मैंने भी इसमें काफ़ी सफ़र किया है, लेकिन एट द एंड मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि जब मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे हेडेक, क्योंकि मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो जाते हैं गर्मी से। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि एट द एंड ऑफ द डे तो मैंने ही सफ़र करना है ना, तो इससे बेहतर ये नहीं है कि लोग क्या कहेंगे इसकी, जो मैं इतनी टेंशन लेती रहूँ, एंग्जायटी लेती रहूँ, तो मैं अपना करती रहूँ। तो अभी भी मैं स्ट्रगल करती हूँ। मेरी मदर मुझे वो काफ़ी मतलब बोलती हैं और समझाती रहती हैं टाइम टू टाइम कि लोगों की बातों में ना जाओ, अपना अम्ब्रेला लेके चलो, अपना ट्रेंड खुद क्रिएट करो। तो मैं अभी भी स्ट्रगल करती हूँ, कभी ले जाती हूँ अम्ब्रेला, कभी नहीं ले जाती। और ये बीपी लो, शुगर लो होने का तो ये मुझे भी है कि अगर टाइम पे खाना या सोना ना हो तो मसला हो जाता है। तो उसका यही है कि आप शुरू में मुश्किल लगेगा कि लोग क्या कह रहे हैं और अडेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर सी बात है, रूटीन से हट के कोई चीज़ अगर आप करो तो ऑटोमेटिकली वो अटेंशन में भी आ जाते हैं सबकी और फिर आपको भी अनकंफर्टेबल फील होता है। लेकिन सिर्फ अगर आप अपने बारे में थोड़ा सा सोचोगे ना, ये सेल्फिश होना नहीं है या कुछ, अगर आप अपने आप को थोड़ा सेल्फ प्रायोरिटाइज करोगे ना कि मैंने अपनी हेल्थ को पहले देखना, अगर मेरी हेल्थ होगी तो बाकी होगी ना। अब जैसे आप बता रहे हैं कि अगर जॉब वगैरह का भी मसला, आपको ऑफर्स हुई लेकिन आप एंजाइटी वगैरह की वजह से नहीं जा पा रहे, तो आप ये सोचें कि आप एंजाइटी किस वजह से ले रहे हैं, किस मतलब लोगों के लिए ले रहे हैं ना कि लोग क्या सोचेंगे, या मतलब इसी तरह से आपको एंजाइटी क्रिएट होती है। तो एट द एंड ऑफ द डे लोग तो अपने, जिनकी जो बोल भी रहे हैं, जो कर भी रहे हैं, वो तो अपने काम भी कर रहे हैं, अपनी जॉब पे भी जा रहे हैं, अपना खा पी भी रहे हैं। स्ट्रगल आपको करनी पड़ रही है, तो इसलिए बेटर ये होगा कि आप खुद क्या कहते हैं अपने लिए स्टैंड लेके ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप, जो आपको ईजी काम पहले लग रहे हैं वो लेके करें। कि जैसे अब मुझे था, मेरी जो चीज़ें उसमें सबसे पहले मैंने जो प्रिकॉशन लेना स्टार्ट की वो ये की कि चलो नींद तो मेरे कंट्रोल में है ना। नींद का भी फिर मसला आ जाता है अगर कहीं जाएं, ट्रैवल किया, वो किसी के घर जाएं
या कोई आपके घर आया हुआ हो तो अब आप सो नहीं पा रहे, तो कभी कभी तो कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। लेकिन जब आपको समझ आ रही है मुझे कि अब मतलब मेरी लिमिट रीच हो रही है, मुझे सोना चाहिए, लेकिन मैं ये सोचती रहूँ कि अगला माइंड ना करे या अभी टाइम नहीं है सोने का। हालांकि आफ्टरनून नैप्स और ये चीज़ें तो इतनी मतलब बेनिफिशियल है सब हेल्दी लोगों के लिए भी। तो वो मैंने आहिस्ता आहिस्ता नींद को पहले करना स्टार्ट किया, फिर मैंने अम्ब्रेला का, जैसे मैं बताया, मैं अभी तक स्ट्रगल करती हूँ। हालांकि मैं अब अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ और मुझे एग्जाम्पल बनना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी, क्योंकि हर कोई परफेक्ट नहीं होता, तो उसमें स्ट्रगल कर रहे होते हैं। को मिक्स नहीं मैं ये करना कह रहा था चाहिए, कि जैसे जो एपिलेप्सी के भूख अगर हम वाला देखें। प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से मैंने शुगर का टेस्ट वगैरह भी करवाया था, ठीक है, तो वो नॉर्मल आया था। तो कुछ दोस्तों ने कहा कि शुगर का टेस्ट करवा लो, मैंने वो भी करवाया, वो भी बिल्कुल ठीक था। तो उसका भी मसला नहीं है, लेकिन ये 1-2 साल से मेरे साथ हो रहा है, पहले नहीं हो, पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब हो रहा है। लेकिन वो उसके बाद जो एंजाइटी और खौफ की सीने, वो लोगों की वजह से नहीं हो रहा, बस मुझे ऐसे ही डर लगता है कहीं भी जाने से कि कुछ हो ना जाए, कोई भी मतलब ब्रेन को चक्कर ना आ जाए, सो ऐसे खौफ से। हाँ, ये भी बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। एंजाइटी ज़रूरी नहीं होता कि आपकी खुद की डेवलप की हुई हो। काफ़ी लोग हैं, मेजॉरिटी बल्कि केसेस होते हैं कि हाइपरटेंशन, स्ट्रेस या एंजाइटी जो है वो आपके आ जाती है, मतलब हर बंदे को हो जाती है। तो ये इस चीज़ को बिल्कुल नॉर्मल लेके चलें, और क्या कहते हैं, अगर आपको ये चीज़ है भी तो इसमें आप अपना काम, अपने जो आपके पैशंस हैं या ड्रीम्स हैं, उसको ना छोड़ें। कि अगर आपको एंजाइटी है भी तो उसके साथ लिव अप करें। कोई मेडिकेशन नेसेसरी हैं तो वो बिला झिझक लें। कि ये ना सोचे कि फ्यूचर में क्या होगा या अभी क्या होना है या कुछ होना है या नहीं होना। जो भी चीज़ है उसको साथ लेके एक्सेप्ट करके चले, चाहे वो एंजाइटी हो, चाहे वो अब जैसे एपिलेप्सी हो। क्योंकि एपिलेप्सी में भी अगर मैं ओपनली स्पीकअप करूँ तो एंजाइटी बहुत कॉमन केसेस है। क्योंकि एपिलेप्सी जो है ना वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। उसमें आपको ये सिम्टम्स होते हैं, लेकिन पेशेंट्स में ना, मतलब मेरे डॉक्टर थे, अब मैं उन्हें ना जाके बताऊं कि उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं कुछ महीनों बाद गई उनके पास, तो उन्होंने कहा अच्छा आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। तो हालांकि मतलब कोई मुझे इतने सीरियस सिम्टम्स नहीं आ रहे थे, लेकिन मैंने बताना शुरू किया कि मुझे ना ये फील होता है, मुझे ये फील होता है। तो वो थोड़ी देर बाद ना ऐसे देखते रहे, वो कहते हैं वाकई में आपको फील होता है? तो मैंने कहा हाँ मुझे होता है। तो उन्होंने कहा कि ये एपिलेप्सी में ना मेजॉरिटी पेशेंट्स को एग्जाइटी इसलिए क्रिएट हो जाती है क्योंकि वो खुद से बहुत ज़्यादा ना सोचना शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ हो रही है। नहीं तो मुझे भी ऑटोमेटिक हो गई, और इसके लिए मेडिसिन भी ली मैंने कुछ अर्सा। लेकिन ये है कि फिर जब मैंने यही सोचा कि अगर मुझे ठीक है एंजाइटी या स्ट्रेस के मसले आ भी रहे हैं तो उसके साथ भी कोप अप करना है। उसकी काफ़ी चीज़ होती है, मेडिटेशन होती है, काफ़ी उसके साथ कोप अप करने के मैकेनिज्म्स होते हैं। जी मैम, यही मसला है ना, तो ओवर थिंकिंग होती है, ओवर थिंकिंग में ये सोचें ही आती है, तो उस वजह से ही मैं परेशान रहता हूँ। इंशाल्लाह टाइम के साथ साथ सही होगा। बस ये क्योंकि ओवर थिंकिंग और जो एंजाइटी है ना काफ़ी हद तक हमारे हाथ में भी होती है कि हम कितना इसको लेके, अगर पहले आप अगर इस परेशान होना छोड़ देना इस चीज़ से कि मुझे एंजाइटी है या क्यों है या मेरे साथ ही क्यों है या कैसे हुई, तो वो आधे मसले फिर खुद ही हल हो जाते हैं। और जो एपिलेप्सी से रिलेटेड है उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि लोगों ने जो इसके बारे में इतने ज़्यादा सोशल ये मिसकंसेप्शंस इसलिए बनाई हुई हैं कि इस्लाम और जो बीमारी को है ना वो मिक्स कर देते हैं लोग। हम एपिलेप्सी की ना भी बात लें, कोई भी बीमार हुआ, बुखार ही हुआ है चाहे उसे, तो हम कहते हैं इसने कोई तो गुनाह किया होगा उसकी सज़ा मिल रही है। या कोई परेशान है, एंजाइटी है, तो हम कहते हैं हाँ जब ऐसे काम करेगा तो होगी। तो हम ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते कि अल्लाह ताला ने किसी को आजमाइश में डाला हुआ है, उसके गुनाह माफ़ कर रहे हैं या उसके गुनाह की सज़ा दे रहे हैं। तो वो हम इस पे नहीं कर सकते। और हमारा मतलब मकसद ये होना चाहिए कि हम लोगों के लिए आसानी पैदा करें, चीज़ों को कॉम्प्लिकेट ना करें। स्पेशली अगर मैं एपिलेप्सी की बात करूँ। मैम, MRI और या CT स्कैन कब करवाना लाजमी होता है ब्रेन के लिए? ये डॉक्टर ज़्यादा बताते हैं, लेकिन जैसे मेरा तो यही हुआ था ना कि जब मैंने बताया था कि मुझे इस तरह के अटैक्स हुए हैं, तो उन्होंने फिर
क्योंकि ब्रेन का जब आ जाए ना, चाहे वो आपको सिवियर हेडेक से या माइग्रेन हो रहे हो, तो उसमें भी वो एमआरआई और सीटी स्कैन करवा लेते हैं, या कोई सर पे चोट लगी हो या उस तरह, क्योंकि उन्होंने, एक तो होता है ना कि डॉक्टर खुद सवाल वगैरह करके आपका चेकअप करते हैं, तो उन्हें अंदाजा हो जाता है कि क्या मसला आ रहा है। जब उससे भी अंदाजा ना हो कि कॉम्प्लिकेशंस लग रही हैं, तो फिर वो ब्रेन के अंदर देखने के लिए कि कोई ट्यूमर ना बन गया हो, कोई ब्लीडिंग ना हो रही हो, कोई इन्फेक्शन ना हो, तो वो चीजें चेक करने के लिए फिर वो एमआरआई वगैरह करवाते हैं। तो वो डॉक्टर ज्यादा मतलब प्रोफेशनल एडवाइस दे सकते हैं कि कब जरूरी है। थैंक यू मैम। Thank you so much. नो प्रॉब्लम। It was really amazing. बस आपको point of view के problem facing. अच्छा, इसके मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा आप अपने आप को काम की तरफ फोकस रखें। आप तो सेट गोल्स, आप बेसिकली उन प्रॉब्लम से फेस करें तो उसका एक्सटेंड मिले टाइम तक की सॉल्यूशन। आई वाज एज यू, मैं कहीं बाहर नहीं जाती थी, मैं कोई भी काम नहीं कर पाती थी, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी लाइफ में। आई वाज लाइक कि मैं कुछ नहीं कर सकती। इवन आफ्टर मैं मेरी लाइफ में ट्रॉमा आया, उसके बाद इट टुक मी 1 year टू गेट बैक टू लाइफ। जो आप बात करो, मैं डेली फील करती थी, मैं बैठे रोना शुरू करती थी, मुझे कोई देखना मुझसे क्या पूछेंगे। सो आई फेस अ लॉट ऑफ इश्यूज से तो इसके लिए सबसे मेन चीज होती है इट्स योर मोटिवेशन। ठीक है, आपके अंदर मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। आपको अपने अंदर ये सोचो कि मैंने क्या काम करना है, मैं घर का बड़ा हूँ छोटा हूँ जो भी, यू आर अ टू रेज अ फैमिली। ठीक है, आपने ये सोचना है कि मैंने अपने घर में अपना करना है, आई हैव टू डू समथिंग। एक चीज और अपना इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी कि आप फिर बहुत ज्यादा बनाते हैं। इट हेल्प मी अ लॉट बिकॉज़ आई हैव द सेम इशू। डू नमाज पढ़ने के सारा कुछ अलग से कनेक्शन करें, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम आई एम सेइंग ऑन वेल, तो मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव बिल्कुल भी नहीं लेके आती वर्कशॉप में, बट टू सम एक्सटेंट इट हेल्प मी, सो इट विल हेल्प यू टू। सेकेंडली, आप अफर्मेशंस जो होती है ना हमारे पास, लाइक अच्छी बातें जिनको आप कहते हो कि टू सम एक्सटेंट आई हैव टू डू दिस टू पुट माय सेल्फ, आई आल्सो हैव अ कार्ड, आई कुड शो यू इफ इट्स विजिबल। तो मैं अपने कार्ड्स अपने साथ से डिफरेंट कार्ड्स होते हैं अपने पास रखती हूँ। लाइक मैं अपना काम कर रही होती हूँ तो सम टाइम आई गेट मोटिवेटेड कि मैं ये नहीं पाऊंगी, मैं वो नहीं कर पाऊंगी, ऐसा होगा। तो व्हेनेवर आई दिस कार्ड मी वे मोर मोटिवेशन कि अच्छा मुझे ये काम इस तरीके से करना है, मुझे करना है, आई हैव टू डू एंड आई हैव टू पे मोर फोकस ऑन माय। तो मैं आपको ये कमेंट करूंगी कि आपके पास यू हैड अ प्लेटफॉर्म, अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, तो आपको अपने आप को फोकस रखना है। इस एंजाइटी डिप्रेशन से कोई नहीं निकाल सकता आपको, किसी के साथ कोई बीमारी नहीं है। मैं भी सोच रही थी मुझे ये बीमारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि आप ये काम करो आपको ये मसला होगा, आपको ये हो गया है, यू हैव टू टेक दीस मेडिकेशंस। ठीक है, टू सम एक्सटेंट यू हैव टू डू दैट, बट कोई की आपको जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, यू आपके सारे माइंड होती है। आप इस चीज को थोड़े टाइम के लिए से दूर रखो। यू हैव टू बी अ स्ट्रांग मैन एंड यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। And I would really appreciate if you could like आप मेरे साथ कनेक्शन में रहते हो, तो you have to tell me your daily basis activities। मैंने आज ये काम किया, you have to be proud of yourself। अपने daily basis के goals और tasks को divide करो। बेशक अपना बेड से उठने को भी एक गोल बना दो कि मैंने आज नाश्ता किया तो प्लेट उठा कर नहीं रखा। So break down everything into small chunks and do it step by step। It will really help। और मुझे बहुत खुशी हुई गुलाम अब्बास कि आपने इतनी इस तरह प्रॉब्लम शेयर करी, और इंशाल्लाह you are going to do something really amazing and I really believe in yours। So I'm going to end this workshop। Thank you everyone, and in the last I want you to give us a bit advice। तो उसके बाद हम अपना सेशन वाइंड अप करेंगे। एंड इट वाज रियली अमेजिंग टॉकिंग टू यू सफा। एवरी टाइम आई टॉक टू यू इट वाज लाइक आई एम गेटिंग अ टन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम यू, एंड आई रियली अप्रिशिएट इस स्टेज में आप डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई नो टू सम एक्सटेंट कहीं हमारे पास प्रॉब्लम्स आती है, वी आर अनएबल टू डू दैट, बट चैलेंज आएंगे, मिस्टेक्स करेंगे, वी आर गोइंग टू लर्न इट। सो अगर कोई मिस्टेक कर भी है लाइफ में, दैट इज परफेक्टली फाइन, बिकॉज हम अपनी हर मिस्टेक से लर्न करते हैं। हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। हम लोगों को इवन व्हाटएवर हैपनिंग इन आवर लाइफ इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, डर होती है, सब चीजें मौजूद होती है, बट वी हैव टू बी मोर फोकस। सो ओवर टू योर सफा दैट यू आर गोइंग टू एंड आवर वर्कशॉप। मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आई टोटली एग्री कि आपने जो बात की है कि हमारा कोई गोल और फोकस होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ यही नहीं है कि अगर आपको कोई मेडिकल इश्यूज आ रहे हैं, एंजाइटी या कुछ है, आपको ये बहुत ज़्यादा, स्पेशली हमारी जनरेशन में तो बहुत ज़्यादा कि टाइम वेस्ट बहुत होता है मोबाइल में हमारा। तो ये चीज़ मैं मतलब मैंने काफ़ी आपने भी सजेस्ट किया, और
मतलब वैसे भी एल्डर्स करते ही रहते हैं सजेस्ट कि कोई गोल सेट करो, किसी गोल के लिए काम करो, टाइम वेस्ट ना करो। तो मैं इन चीज़ों को सीरियस नहीं लेती थी। लेकिन जब से स्पेशली जब मैं डायग्नोज हुई ना और उसके बाद मैंने कोप अप करने के तरीके ढूंढना शुरू किए, तो सबसे ज़्यादा ये है कि अगर आपकी कोई हॉबी या कोई पैशन है, उसको आप फोकस करके उस पर काम करना शुरू करो ना, तो आपका माइंड जो है ना वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ को ज़्यादा अटेंशन देना शुरू हो जाता है, उस पर ज़्यादा वर्क करना शुरू हो जाता है। तो ये जो बाकी चीज़ें आपकी जो स्ट्रगल्स होती हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की है ना, वो आपके एट द बैक ऑफ द माइंड चली जाती हैं, वो साइड पे हो जाती हैं। अब मेरे लिए जो ये मैं काम एपिलेप्सी अवेयरनेस का कर रही हूँ, चाहे वो अभी छोटे स्केल पे है, बड़े स्केल पे है, किसी भी अभी हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि ये किस उस पे है, लेकिन मैं क्या कहते हैं उसको, मेरे लिए अपने लिए भी मैं ये कर रही हूँ कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और मेरा माइंड जो है वो फोकस रहता है, अपलिफ्ट होती हूँ मैं कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो एट द बैक ऑफ द माइंड मेरे चल रहा होता है कि मैं तो इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कर रही हूँ, तो अगर ये प्रॉब्लम आ रही है मुझे इसे ओवरकम करके लोगों को बताना चाहिए कि कैसे ओवरकम किया। तो इसलिए आपका भी जो भी पैशन है, जो भी आप काम करते हो, उस पर अगर आप फोकस होकर उसको लेके चलो तो ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। जो भी आप काम करें उसको बर्डन नहीं समझना, उसे शौक से करोगे तो वो आपको बहुत हेल्प करती है हर चीज़ में। Okay, thank you so much everyone. It's very nice talking to you, Safa. And inshallah, हमारे next episode आएगा, episode number 3. We are going to decide some dates for it. So we are launching it soon. So thank you everyone for joining in. आपके जो भी questions हो, you can DM me. You can join the platform too. So you can find me anywhere on Instagram, LinkedIn. So today everywhere I'm available. So thank you so much everyone. Thank you, Safa, for joining in. And take care. Allah Hafiz. Thank you. Allah Hafiz. Thank you so much for inviting.